आज हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक क्लास 7th की चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर है हमारा हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, पहला चैप्टर है हमारा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानचित्र 1 और मानचित्र 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रासी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये जो मानचित्र बनाया है ये अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रासी ने बनाया है। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। 1720 में बनाया गया हमारा जो दूसरा मानचित्र है और फ्रांसीसी मानचित्रकार। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रासी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है और जगहों के नाम अरबी में है। आप देख सकते हैं ये है अल इद्रासी द्वारा बनाया गया मानचित्र जो हमारा 1154 में बनाया गया। इसमें ये हमारा देखो दक्षिण वाली साइड है, ये ऊपर की तरफ कर रखी है उत्तर की तरफ, और ये जिसे हम श्रीलंका कहते हैं ये उत्तर की तरफ बनाया है। और जो अब हमारा इंडियन मैप जो है उसमें ये साइड दक्षिण वाली नीचे की तरफ दक्षिण में आती है, श्रीलंका यहाँ आता है। तो ये हमारा जो बना था अल इद्रासी ने बनाया था। नाम जो लिखे हैं ये भी अरबी में लिखे हैं, लेकिन जो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में जो बनाया था वो कुछ ऐसा मानचित्र था जो हम आज के समय में देखते हैं। ये है मानचित्र नंबर 2 जो एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। ये देखिए ये आज के मानचित्र के समान है। अब ऐसा ही है, पहले वाला जो था वो थोड़ा उल्टा बनाया गया था। जो दक्षिण है वो उत्तर की तरफ गया था और उत्तर दक्षिण की तरफ। आगे देखते हैं। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। जो मानचित्र 2 है इसमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना था। मानचित्र दोनों मानचित्र के जो बनने का समय है उनमें लगभग कितने वर्षों का अंतर है, तो लगभग 600 वर्षों का अंतर है। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक बॉयरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते हैं। तो इस नक्शे का जो प्रयोग करते हैं वो यूरोप के नाविक और व्यापारी करते हैं। जो नाव चलाते हैं उन्हें देखना होता है किस दिशा में जाने के लिए, व्यापारियों को देखना होता है तो व्यापारी और नाविक करते हैं। और इसके बारे में डिटेल में अध्याय 6 में देखेंगे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग का मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आगे है नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। जो मध्य युग की फारसी थी वो आधुनिक युग की फारसी से भाषा जो है वो काफ़ी भिन्न है हमारी। यह भिन्नता से व्याकरण शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे जैसे समय बदलता है शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं।
उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्रीय राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी जब जो इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज थे, उन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द यूज़ किया भारत के लिए, उनका सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। पूरे भारत को हिंदुस्तान नहीं कहा था उस टाइम पर। उसने शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, और उन इलाकों को बोला जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आते थे उस टाइम पर। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे जैसे सल्तनत बढ़ती गई, उसका प्रसार होता गया, लोग बदलते गए, तो इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान में दक्षिण भारत का जो समावेश है वो कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। 16वीं सदी में जो बाबर ने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने यहाँ के भूगोल और पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा सकता था, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ में नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। यानी हिंदुस्तान का अर्थ जो आज है वो उस टाइम पे नहीं था, और हमने देखा कि मिन्हाज ए सिराज ने अलग अर्थ में लिया हिंदुस्तान को और बाबर ने अलग अर्थ में। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। हम विदेशी शब्द उसके लिए यूज़ करते हैं जो भारत का ना होकर किसी और देश का होता है। लेकिन मध्य युग में विदेशी किसे कहते थे ये जानते हैं। लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति, यानी किसी गांव में अगर कोई अनजान व्यक्ति है जिसे कोई जानता नहीं है, जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। यानी कि आज के टाइम में विदेशी वो होता है जो भारत का ना हो, किसी और देश का हो। लेकिन मध्य युग में मतलब जो उस गांव का नहीं होता था, उस संस्कृति का नहीं होता था, किसी भी अनजान को विदेशी कहते थे। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। यानी जो नगर में रहते हैं उनके लिए जो वनवासी हैं, जो वन में रहते हैं, उनके लिए विदेशी होते थे। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अगर वो एक गांव में रहते हैं, अगर उनका धर्म या जाति अलग है, तो वो विदेशी नहीं है। आगे है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग हजारों वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं
उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। जो इतिहासकार हैं, अगर उन्हें कोई जानकारी इकट्ठा करनी है तो वो किस पे निर्भर होते हैं सूचना के लिए? सिक्कों पर, शिलालेखों पर, स्थापत्य पर। जो भवन निर्माण होते हैं उन पर भी नक्काशियाँ होती है, उन पर भी चित्र बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती है, लिखा जाता है, और लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। तो अब देखते हैं इसमें कागज का मूल्य। तो कागज का मूल्य है आगे हमारा। इन दो प्रयोगों की तुलना कीजिए। पहला है, 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसीलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। यानी कि 13वीं सदी में क्या होता था, कागज़ को धोकर उसका यूज़ भी किया जा सकता था और कागज़ कितने कम मात्रा में थे। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं सदी में? तो 13वीं सदी में जो है वो कागज़ महंगा था और आसानी से उपलब्ध नहीं था। अगर किसी को लिखना है कुछ तो उसे कागज़ इतनी कम मात्रा में उपलब्ध था कि कोई लिखी हुई पांडुलिपि धोनी पड़ी। आगे हमारा धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। पांडुलिपियां कौन एकत्रित करते थे? धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। पांडुलिपियों को पुस्तकालयों में या अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। पांडुलिपियों का उपयोग कठिन है। क्यों कठिन है, यह आगे जानेंगे। आगे देखते हैं कि अभिलेखागार क्या होते हैं। तो अभिलेखागार होते हैं ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। अभिलेखागार क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसीलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। जो उस टाइम पे छापे खाने नहीं थे, जो लिपिक थे या नकल नवीस थे, वो हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूरन होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में और मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन क्या होता है, अंतर हो जाता है। अब ये हमारा आगे चित्र है। ये एक लिपिकार है जो एक पांडुलिपि की नकल कर रहे हैं।
तो इस चित्र के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनीमेचर कहा जाता है। इसे छोटे आकार के कारण क्या कहते हैं? लघु चित्र या मिनीमेचर। फिर नेक्स्ट है हमारा कि कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। और कभी कभी ये जो चित्र हैं ये इतने सुंदर होते थे कि जो संग्रहकर्ता है वो इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, ये दो चित्र हैं। नेक्स्ट पेज पे इन चित्र के बारे में कुछ लिखा है, वो जानते हैं। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। जो नस्तक लिपि होती है वो क्या होती है? बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह लिखी जाती है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। और शिकस्त लिपि दाईं ओर से अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन है। जो हमारी शिकस्त लिपि है वो और अधिक सघन, संक्षिप्त है और कठिन है। ये इन दोनों के बारे में कथन है कि नस्तक लिपि कैसी होती है और शिकस्त लिपि कैसी होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनने में भी कुछ यही होता है। पांडुलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा होगा, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी कि जैसे पांडुलिपिक थे जो उन लिपियों की नकल करते थे, उनकी एक लिपि बनाई, फिर किसी ने दूसरी बनाई, फिर किसी ने तीसरी बनाई, ऐसे कर कर के उनमें बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो एक इतिहासकार को एक पांडुलिपि की कई सारी प्रतियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। जिन्होंने पहली बार वृत्तांत लिखा अपना 1356 में, उसके 2 वर्ष बाद दूसरा वृत्तांत लिखा 2 वर्ष बाद। लेकिन जो इतिहासकार हैं उन्हें 1971 तक इस वाले इतिहासकार की पहले वाले की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। आगे है हमारा नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसीलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शस्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में
एक नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में हम इसमें जानेंगे और डिटेल से कि कैसे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और सब अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का, आगे देखते हैं, ये है रहट। रहट जिसका प्रयोग सिंचाई में किया जाता है, रहट का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है, ये रहट है। नेक्स्ट है हमारा, इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उन समुदायों में से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। राजपूत जो है वो राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। यानी कि जो राजपूत शब्द है उसके अंतर्गत केवल राजा या क्षत्रिय लोग ही नहीं आते थे, सेनापति और सैनिक भी आते थे जो उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल, पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। आगे है हमारा, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। जब लोग बढ़ेंगे तो काम चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या होगा, जंगलों की कटाई होगी। तो इस पूरे काल में जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हो रहा था। कहीं ये धीरे हो रहा था और कहीं तेजी से कटाई चल रही थी। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जो वन में वास करते थे वनवासी लोग, उन्हें मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, और जो कुछ थे वो जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। परिणाम क्या हुआ फिर इसका, किसानों के जो बीच है वो आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। यानी कि जिसके पास जितनी ज़मीन थी, पैसा था, इसके अकॉर्डिंग जो किसान थे उनमें आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अंतर आने लगा। अमीरी गरीबी का समझ लीजिए। समाज में अंतर बढ़ने लगे और लोग जाति और उपजातियों में बांटे जाने लगे। क्या होने लगा, लोग जो है जाति उपजातियों में बांटे जाने लगे। लोगों को उनकी जाति उपजातियों में बांटा जाने लगा
उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। तो हमने जो यहाँ पे पर्यायवास देखा, तो उस पर्यायवास का ये जो हम इसका तात्पर्य देखेंगे। तो पर्यायवास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो पर्यायवास का क्या अर्थ है? वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। जो वनवासी लोग हैं उनके पर्यायवास में परिवर्तन होने लगा था ना। आगे है, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। जो जातियां थीं वो अपने नियम खुद बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी और वो एक बड़े बुजुर्ग को चुन लेते थे और बड़े बुजुर्गों की सभा बनती थी। जो नियम बनते थे उनका नियमों का पालन वो सभा कराती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था और मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आगे है हमारा क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2 में, तुगलक अध्याय 3 में, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। बाकी जो चोल, तुगलक, मुगल है इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड है वो है 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक सांस्कृतिक प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखेंगे। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बनाया गया था। गयासुद्दीन बलबन को, जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, जिसे द्रविड़ भी कहते हैं, संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे रहते थे। तो ये हमारा आगे है, दे रखा है इन्होंने मानचित्र। पूरा मानचित्र आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिंधु नदी, सतलज नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, महासागर, लक्षद्वीप, अरब सागर यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें ये लिखा है कि मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अब्सर फी मालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रांत आते थे वो ये प्रांत हैं। तो इनके यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं और ये है वो सारे प्रांत जो आते थे। तो इसमें हमारे हैं सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कोहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र, मालाबार। आगे है हमारा कि हमने यहाँ से देखा था कि उनकी सेना के आगे, तो आगे अब हम चलते हैं आगे है हमारा पलायन। सेना जो है पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। अब आगे है हमारा भाषा और क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था
1318 में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। यह गौर किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। कब किया? 1318 में। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में है द्वार समुद्री, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, अबरी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। ये भाषा है और उनके राज्य है, क्षेत्र है कि कहाँ कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती थी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो ने पहले हमें क्षेत्रों की भाषा बताई कि यहाँ के अलग क्षेत्र की अलग भाषा होती है। फिर अमीर खुसरो ने बताया कि यहाँ पे एक और भाषा है जो संस्कृत है, जिसे कोई क्षेत्र या फिर कोई राज्य नहीं बल्कि ब्राह्मण लोग जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और इस सूचीबद्ध भाषाओं के नाम लिखिए। ये सब एक प्रोजेक्ट टाइप है बच्चों के करने के लिए। आगे है हमारा, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़े हुए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाए थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 की तालिका 1 की तुलना करेंगे। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले थे, ये हम आगे देखेंगे कि किसने कितने वर्षों तक शासन किया था। आगे है हमारा, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। 18वीं सदी में जो मुगल वंश है वो पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च सांस्कृतिक तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। आगे है हमारा, पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। यानी धीरे धीरे इनमें क्या होता चला गया, परिवर्तन होता चला गया। आगे है हमारा, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं
उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता। यानी कि जिसे आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी समय के साथ परिवर्तन होता गया। नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ की, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। जो संस्कृत ग्रंथ है उनका ज्ञान ब्राह्मणों का था, क्योंकि जो संस्कृत हमारे ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, इन सबको पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का था और किस नीची जाति और स्त्रियों को बिल्कुल भी नहीं था। तो ब्राह्मणों का इसी के कारण बड़ा आदर किया जाता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासकों जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। अब देखते हैं कि संरक्षक क्या होता है, संरक्षक किसे कहते हैं। संरक्षक होता है कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। जो किसी को मदद या सहारा दे वो होते हैं संरक्षक। आगे है हमारा, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में हमें अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यानी कि ईश्वर और पुजारी और भक्ति भावना से रिलेटेड अध्याय 8 में जानकारी और हम आगे देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। यानी कुरान शरीफ का जो संदेश है वो भारत में सबसे पहले कब आया? 7वीं सदी में। किसके द्वारा? व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। यानी कि उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसे वो गले लगाते हैं। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। जो कई शासक थे वो इस्लाम और उसके जो धर्मशास्त्री, न्यायशास्त्री, जिन्हें उलेमा कहते हैं, उनको संरक्षण देते थे कई शासक। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। जो सिया थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। कौन? सिया। और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। एक थे सुन्नी और दूसरे थे सिया। सिया पैगंबर साहब के दामाद को मानते थे अपना नेता, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। लेकिन जो इस्लाम का आरंभिक दौर था, इसमें जो इस धर्म का जो नेतृत्व करने वाले पहले थे आरंभिक समय में, आरंभिक टाइम में, प्रारंभ में, तो वो खलीफा कहलाते थे। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं। भारत में हनफी और शफी
कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी विचारों को लेकर भिन्नता देखने को मिलती है। आगे है हमारा समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। अब करते हैं समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। जो इतिहासकार हैं वो ये नहीं देखते घड़ी या कैलेंडर या तारीखें, वो ये देखते हैं कि हमारे समाज में क्या सामाजिक परिवर्तन हुए, क्या आर्थिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए, कुछ हजारों वर्ष पहले कैसा था, अब कैसा है, क्या क्या परिवर्तन आए हैं। इतिहासकार इस नज़रिए से देखते हैं। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यानी लोगों की जो आस्था को लेकर विचार थे, समाज को लेकर, सब चीज़ को लेकर जो लोगों के विचार थे वो पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, कितने समय में कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। अगर हम उसे किसी आसान उसमें बांट दें तो अध्ययन आसान हो जाता है। जैसे हिंदी में होता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, मतलब कुछ हजारों वर्षों को एक समान परंपरा में देखकर उन्हें बांट दिया गया, तो इससे उनका अध्ययन आसान हो गया। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। 19वीं सदी के जो मध्य में अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। उन्होंने अंग्रेज़ों ने किन में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और यह विभाजन जो है हमारा, यह किस विचार पर आधारित था? यह विभाजन हमारा इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। जो शासकों का धर्म है, जो वहाँ पर शासन कर रहे हैं, जिनका राज्य है, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। आगे है, इस काल विभाजन को आज हम बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। जो काल विभाजन अंग्रेजों ने किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, उस काल विभाजन को बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। जो इतिहासकार है वो ही मतलब हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को बांटकर इतिहास नहीं मानते कि ऐसे अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी। वो देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन क्या आए हैं, कि पहले समाज कैसा था, अब क्या है, क्या लोग सोचते हैं। तो वो आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी, प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे पर्याय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म की विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। यानी कि जैसे आज का जो नगरीय जीवन है वो पहले से भिन्न है, अब नहीं है जैसे पहला होता था। ग्रामीण जीवन है, इसमें धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता रहता है। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों की साक्षी रहे हैं।
आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काल हो, कोई समय चल रहा हो जहाँ लोग रह रहे हैं और वहाँ कोई परिवर्तन ही ना हो। परिवर्तन होता ही रहता है। परिवर्तन अपने आप ही समाज में खुद आ जाता है लोगों के द्वारा। इन हजारों वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के साम्राज्यों में पर्याय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष में पढ़ी गई बातों से करें। ठीक है। दुनिया पे नज़र डाल सकते हैं, देखिए कि कुछ बदलाव वैसा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है ये ख़त्म होता है। इसमें हमने पढ़ा समय के साथ आने वाले परिवर्तन कैसे रहे, नए पुराने धर्म के बारे में पढ़ा हमने, मानचित्र के बारे में पढ़ा कि सबसे पहला जो मानचित्र बनाया था वो कैसा था, लिपिकारों के बारे में पढ़ा कि लिपिकार कैसे पांडुलिपि की कॉपी करते थे, बनाते थे। और हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा कि जो हमारा पहला मानचित्र था वो कैसा था। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है।